हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। सॉरी। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा की थी और हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का कार्य गुप्त शासकों ने किया। लेकिन गुप्त शासक स्कंदगुप्त के उपरांत है वो गुप्त जो सत्ता है उसका क्रमिक रूप से है वो पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि गुप्त काल के अंदर सामंत प्रथा का प्रारंभ हो चुका था, जो दूरस्थ राज्य थे उनमें जो सामंत है उनको स्वायत्त शासक के रूप में शासन करने के अधिकार मिले हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो ही गुप्त शासक दुर्बल हुए तो ऐसी स्थिति में है वो विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र गति से है वो होने लग जाती है। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के उपरांत है एक प्रकार से जो गुप्त जो साम्राज्य है वो एक प्रकार से पतन की ओर अग्रसर हो चुका था। और ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर है वो पुनः अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है जिसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। तो गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड अर्थात गुप्तों के पतन के बाद में है उस गुप्त साम्राज्य पर जिन नवीन छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ उसको पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। इस गुप्तोत्तर काल में जैसा कि आप जानते हैं कि जो वल्लभी का जो प्रदेश था, जो गुजरात का जो एरिया था, सौराष्ट्र जो प्राचीन जो गुजरात था, जो एक प्रकार से वो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे है वो मैत्रकों का उदय होता है। और इनकी जो राजधानी थी वो सौराष्ट्र थी, वल्लभी थी। जो काठियावाड़ का जो एरिया था वो इनकी जो राजधानी जो 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 वल्लभी नामक स्थान था वो इनकी राजधानी थी। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो इस मैत्रकों का जो संस्थापक था वो भट्टारक को माना जाता है। और इस जो मैत्रक है, इन मैत्रकों का जो एक महत्वपूर्ण शासक है वो ध्रुवसेन का है, उसको एक तरह से मैत्रकों का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जो कि एक तरह से हर्षवर्धन के समकालीन था। और उसने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और प्रयाग सम्मेलन में उपस्थित राजाओं में उसका भी उल्लेख है। हेनसांग करता है उसके शासनकाल में है वो जो ध्रुवसेन के शासनकाल में हेनसांग वो वल्लभी की यात्रा करता है। और हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर मैत्रकों के साथ है वो अच्छे संबंध स्थापित किए। वल्लभी की प्रशंसा बौद्ध धर्म और एक तरह से बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी होती है। ध्रुवसेन सेकंड को एक तरह से दुर्लभ भट्ट भी कहा जाता है। तो ध्रुवसेन के जो पश्चात है वो एक तरह से क्या है कि जो 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 मैत्रक वंश का एक तरह से पतन प्रारंभ हो जाता है। इनका जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था सेन चतुर्थ था और जिनका गुजरों के साथ संघर्ष होता है और उसने बटोज पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से क्या है कि ध्रुवसेन चतुर्थ के पश्चात है वो पुनः मैत्रों की शक्ति पतन हो जाती है और एक तरह से है वो चालुक्य गुजर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का उदय होता है और उदय है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है जो पूर्वोत्तर भारत है या जो जिसको हम कहेंगे कि जो पश्चिमी जो सौराष्ट्र है जो है वहाँ पे है गुजरात का जो एरिया वहाँ पर मैत्रों का उदय होता है। इसी प्रकार जो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है जो पंजाब है, उस पंजाब के अंदर जो यदि हम ये पंजाब कहें या हम पश्चिमोत्तर एक तरह से जो भारत के वहाँ पर है वो हुनों का जो है एक तरह से है शासन प्रारंभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने देखा कि हुन है वो जो पश्चिमी चीन के जो मध्य एशिया के रहने वाली एक बर्बर जाति थी और एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण से है वो जीवोपार्जन की कठाई के कारण से हैं उनको अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़े और अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा और वो पश्चिम की ओर बढ़े और उनकी एक शाखा यूरोप की ओर चली जाती है और जहाँ उसने रोम के अंदर संकट उत्पन्न किया और दूसरी शाखा आक्सस नदी घाटी की आती हुई है वो एक तरह से भारत के अंदर है वो प्रवेश करती है। और ये जो हुन है वो पंजाब के आसपास का जो एरिया है जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ अपना राज्य स्थापित करते हैं और पंजाब और गंधार का जो प्रदेश है उनका जो राज्य था
और एक तरह से जो हम जानते हैं कि स्कंदगुप्त के समय में उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त है हुनों की शक्ति को है वो एक तरह से उनका दमन कर देता है। स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख से हमें इसकी जानकारी वो मिलती है। और एक तरह से हुनों की राजधानी के विषय में आप जानते हैं कि इन्होंने गंधार को अपनी राजधानी बनाई। और हुनों का जो 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 प्रमुख शासक है वो तोरमान को माना जाता है, जिसने मध्य एशिया से लेकर के जो मध्य भारत है अर्थात मालवा तक का जो प्रदेश है उस पर राज्य स्थापित किया। अर्थात पहला विदेशी शासक था जिसने सेंट्रल एशिया से लेकर के सेंट्रल इंडिया तक है अर्थात मालवा तक है अपना राज्य वो स्थापित किया है। तो तोरमान जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जैन ग्रंथ जो कुल्य माला है उससे ही जानकारी मिलती है कि तोरमान ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था और उसने मालवा की ओर कूच किया और गुप्त सामंत धन्य विष्णु को अपनी जीता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो मालवा पर अधिकार होता है। और इसके बाद में जो हुनों का एक प्रमुख जो शासक था वो मीरकुल था। और उसका मीरकुल के बारे में हम जानते हैं कि हुनों की राजधानी तो गंधार थी और मीरकुल है वो शैव धर्म का अनुयायी था। और राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि मीरकुल का जो साम्राज्य है वो कश्मीर तक फैला हुआ था, क्योंकि मीरकुल के द्वारा श्रीनगर के अंदर है वो शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख है वो कर्ण की राजतरंगिणी में मिलता है। तो हुन एक प्रकार से बौद्ध विरोधी थे और एक तरह से क्या है कि गुप्त शासक बालादित्य पर हुनों ने जो आक्रमण किया, लेकिन बालादित्य ने हुनों को पराजित कर दिया। और मंदसौर अभिलेख से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मालवा का जो शासक है यशोधर्मन है उसने मीरकुल को पराजित किया। और बाद में हम वर्धन वंश में हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि किस प्रकार है वो हर्षवर्धन ने भी एक प्रकार से है वो हुनों को है वो पराजित किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मैत्रक और पंजाब के अंदर हूण और वल्लभी में मैत्रक और जो मगध का जो प्रदेश है, जो मगध और जो एक तरह से मालवा का जो प्रदेश है वहाँ पे हमें उत्तरगुप्त है उनका शासन हमें दिखाई देता है। तो उत्तरगुप्त जो है वो एक प्रकार से गुप्त नहीं थे, अभी तो गुप्तों से वो भिन्न थे। और इनके जो उत्तरगुप्त जो 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 थे उनका जो संस्थापक है वो कृष्णगुप्त को माना जाता है, और जिसने 1510 ईस्वी के अंदर मगध के अंदर है गुप्त साम्राज्य को नष्ट करके उत्तरगुप्त की स्थापना की। और एक तरह से क्या है कि इसके पास मगध का एक छोटा सा राज्य था। और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तरगुप्तों के अंदर कुमारगुप्त सेकंड है वो भी एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने संगम नदी में जाकर के अपनी आत्महत्या की। और एक तरह से इसके पश्चात उत्तरगुप्तों में जो एक आदित्य सेन है वो भी एक शासक माना जाता है जिसने कि 3 अश्वमेध यज्ञ है वो किए। तो इसके पश्चात जो उत्तरगुप्तों के पश्चात कन्नौज के मोकरी हैं वो भी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है उत्तरी भारत के अंदर की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस वंश का जो संस्थापक है वो हरिवर्मा को माना जाता है। और जो एक तरह से इसके जो इसके अधिकार में हरिवर्मा के वो मध्य और जो पश्चिमी यूपी का जो प्रदेश था, जो कन्नौज का प्रदेश के अधिकार में था। और इन्होंने मगध के बड़े हिस्से पर भी अधिकार कर लिया था, इन्होंने हुनों को भी पराजित किया था। और सर्ववर्मा है वो मगध में मोकरी साम्राज्य को है वो एक तरह से जो मगध है उसको पूरी तरह से मोकरी साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस तरह से जो कन्नौज के जो मोकरी है उनका एक तरह से जो कन्नौज और मगध है उस पर अधिकार है वो हमें नज़र आता है। तो इसके पश्चात जो उत्तरगुप्तों के जो पोस्ट गुप्त काल के अंदर है जो एक तरह से जो 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 थानेश्वर है उसका जो एरिया वहाँ पर पुष्यभूति वंश है, हरियाणा का जो एरिया था वो थानेश्वर था, वहाँ पर पुष्यवंती जो वंश है उसका हमें शासन दिखाई देता है। और जो हम ये कह सकते हैं कि जो पुष्यवती वंश है उसका जो एक तरह से जो हम कहें कि उसका जो संस्थापक था वो पुष्यभूति था, और इसके नाम से ही इस वंश का नाम है वो पुष्यभूति पड़ा। बाणभट्ट के हस्तचित्र में जो जो ये जो वंश है उसकी जानकारी मिलती है। और पुष्यवती जो वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पुष्यवती है वो वैश्य बताते हैं, कहा जाता है कि वो वैश्य थे। और पुष्यवती जो वंश है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण शासक थे जिसमें हम कह सकते हैं कि जो 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 प्रभाकर वर्धन है जिसने परम भट्टारक की उपाधि की महत्वपूर्ण शासक था। और इसके अलावा उसके पश्चात जो नरवर्धन है, राज्यवर्धन है, आदित्यवर्धन है, वो प्रभाकर वर्धन है, वो जो शासक है वो होते हैं। तो पुष्यवती के उपरांत इस वंश में नरवर्धन शासक बनता है।
और नरवर्धन है वो एक तरह से सूर्य के उपासक थे और गुप्तों के निर्भर होने के कारण से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और महाराजा की उपाधि है वो धारण की और एक तरह से हुनों को पराजित किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है वो मगध और मालवा के अंदर है वो उत्तरगुप्त है और एक तरह से कन्नौज के अंदर है वो मोखरी है। कन्नौज के अंदर जो मोखरी है उनका जो उदय हमें दिखाई देता है। तो जो कन्नौज में मोखरी वंश है और जो गुजरात में बलबी और थानेश्वर में पुष्यभूति और जो पश्चिमी पंजाब है वहाँ पे हमें हुणों का शासन दिखाई देता है। तो ये जो 5 राजवंश हैं, उत्तरगुप्त है, मोखरी है, मैत्रेक है, पुष्यभूति है और हुण है, इनका शासन हमें उत्तरी भारत के अंदर दिखाई देता है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात। लेकिन गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जो दक्षिण का भारत है वहाँ पर जो एक प्रकार से जो दक्कन का जो प्रदेश है, दक्कन के प्रदेश के अंदर है वो हम ये कह सकते हैं कि जो नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था वो दक्कन के नाम से जाना जाता था। तो दक्कन के अंदर क्या है कि चालुक्यों का शासन हमें देखने को मिलता है और हम ये जो सुदूर दक्षिण का जो प्रदेश है, जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी का जो प्रदेश है, जो सुदूर दक्षिण का प्रदेश कहलाता है, वहाँ गुप्तों के पतन के पश्चात पल्लवों का शासन दिखाई देता है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि जो दक्कन का जो प्रदेश है वहाँ पे जो उत्तर मौर्य काल में सातवाहनों का शासन दिखाई देता है और गुप्त काल में वाकाटकों का शासन दिखाई देता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि वाकाटक वन का संस्थापक विंध्य शक्ति था और जो सातवाहनों के उत्तराधिकारी है वो एक तरह से वाकाटक बनते हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो वाकाटक है उनकी जो राजधानी थी वो नंदीवर्धन थी, नागपुर का एरिया उनके अधिकार में था। वाकाटकों का जो प्रमुख शासक था वो प्रबलसेन प्रथम था जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और वैदिक जो कर्मकांड उनको अपनाया। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ करने का जो उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो जो वाकाटक है वो दक्षिण के अंदर गुप्तों के शासनकाल के समकालीन उन्होंने शासन किया और एक तरह से दक्षिण के अंदर ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहित करने का कार्य वाकाटकों ने किया। वाकाटकों का प्रमुख शासक है वो प्रबलसेन के प्रसाद है, वो एक तरह से प्रबलसेन सेकंड और सर्वसेन में माना जाता है। जो एक तरह से प्रबलसेन सेकंड ने सेतु बंधु की रचना की जो प्राकृत भाषा में की और जो सर्वसेन है उसने हरविजय की रचना पाली भाषा में की। तो वाकाटकों के जो उत्तराधिकारी हैं वो चालुक्य बनते हैं। तो एक तरह से दक्षिण के अंदर या दक्कन का जो प्रदेश है उसमें वाकाटकों के पास, सातवाहनों के पास वाकाटक और वाकाटकों के पास है वो एक तरह से चालुक्यों का शासन हमें देखने को मिलता है। जबकि जो सुदूर दक्षिण का जो प्रदेश है वहाँ हमें पल्लवों का शासन दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल के अंदर है वो जो गुप्त साम्राज्य के विखंडन के पश्चात है, जो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हो जाता है, उस गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है जहाँ एक और हमें उत्तरी भारत के अंदर है वो एक प्रकार से जो उत्तर के जो मगध और मालवा का जो प्रदेश है वहाँ पर हमें उत्तर गुप्तों का शासन देखने को मिलता है। कन्नौज के अंदर मोखरियों का शासन देखने को मिलता है। गुजरात का जो बलबी है वहाँ पर मैत्रकों का शासन देखने को मिलता है। थानेश्वर या हरियाणा का प्रदेश है वहाँ पुष्यभूतियों का शासन देखने को मिलता है। और पश्चिमोत्तर जो पंजाब है, जो भारत है अर्थात पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर हमें एक प्रकार से हूण जैसी विदेशी जाति है उसका शासन हमें देखने को मिलता है। और जो बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर हमें जो हम कहें कि जो गोड है उनका शासन काल देखने को मिलता है। और गोड शासक था वो शशांक था जो हर्षवर्धन का समकालीन था और एक तरह से हर्ष के राज्यारोहण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक तरह से गोड वंश का जो उदय है वो हड्डा अभिलेख के अंदर मिलता है। उसमें ये मिलता है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी बंगाल में गोड प्रदेश के नाम से ज्ञात होता है। और शशांक का जो प्रारंभिक जीवन है वो काफ़ी विवादास्पद माना जाता है, लेकिन शशांक का साम्राज्यवादी गुप्तों और उत्तरगुप्त से संबंध था, दोनों से संबंध था। गुप्त काल में उत्तरगुप्त काल के अंदर है वो शशांक का एक महत्वपूर्ण जो संबंध है वो माना जाता है। तो हर्षवर्धन के साथ ही शशांक का जो संघर्ष है वो शिथिल पड़ जाता है और 619-20 के अंदर शशांक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात है हर्ष का जो गोड और मगध पर है वो अधिकार है वो हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के अंदर जहाँ जो एक तरह से उत्तरगुप्त, मोखरी, मैत्रक और पुष्यभूति, हूण और गोड का शासन देखने को मिलता है। और वहीं हमें जो हम कहें कि दक्षिण भारत के अंदर है वो जो दक्कन का जो प्रदेश है वहाँ पर चालुक्यों का शासन हमें देखने को मिलता है। और
सुदूर दक्षिण के अंदर है वो हमें पल्लवों का शासन देखने को मिलता है, और सुदूर दक्षिण के अंदर बाद में चेर चोर पांडे है उनका शासन भी हमें देखने को मिलता है। संगम काल से लेकर के आगे तक है वो हमें सुदूर, और उसके बाद में मध्यकाल का वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल है, उस गुप्तोत्तर काल में जिन विभिन्न राजवंशों की स्थापना हुई उसमें उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे बड़ा साम्राज्य है उसको स्थापित करने का जो कार्य है वो वर्धन वंश को है। तो वर्धन वंश है उसकी चर्चा हम अलग से व्याख्यान में करेंगे। जिसका एक प्रमुख शासक है हर्षवर्धन था, जिसने एक प्रकार से क्या है कि ये जो हम कहें कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारत के अंदर जो राजनीतिक विसंगलता थी, जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर प्रभुत्व स्थापित कर करके है वो उन्होंने जो 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 विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी उसको समाप्त कर करके है वो एक प्रकार से है वो केंद्रीकरण करने का वो प्रयास है वो किया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं, और इसका संस्थापक पुष्यभूति था। और इसके पश्चात वो जो है पुष्यभूति के उत्तराधिकारी के अंदर है वो नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन और आदित्य वर्धन था। और इसके पश्चात जो एक तरह से क्या है कि पुष्यभूति के शासकों ने अपने नाम के आगे वर्धन शब्द लगाया, इसी कारण इस वंश को इतिहास के अंदर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पुष्यभूति जो वंश है जिसके प्रमुख शासक हर्षवर्धन है, जिसने उत्तरी भारत के अंदर एक जो गुप्तों के पश्चात एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया, उसकी उपलब्धियों के विषय में है वो अलग से व्याख्यान में पृथक व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।